Assalamu alaikum, welcome to my channel. Today I am going to give lecture on theatre of absurd. If you want to know about theatre of absurd, then firstly you should know what is absurd. Absurd क्या होता है? Absurd का मतलब का आपको समझ आएगा तो आप theatre of absurd को समझ सकोगे. तो absurd क्या है? Absurd है anything which is irrational, illogical or anything which is having no sense. कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई अकल के कायद में ना आती हो, जो इलॉजिकल हो, जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, जिसकी कोई सेंस ना बनती हो, ये होता है मतलब एब्सर्ड का. जैसे कि ये है यूजीन लोनिस्को. Absurd is that which is devoid of purpose, cut off from his religious, metaphysical and transcendental roots. Man is lost, all his actions become purposeless, absurd and useless. कि जो है एब्सर्ड जो है ये है मकसद से खाली चीज़ है, इसका कोई मतलब ही नहीं है. और ये जो है इसमें जो इंसान होता है ना, वो अपने रिलीजन से, अपने मजहबी अकायद वगैरह से, उनसे भी दूर हो जाता है और कहीं खो जाता है. खो जाता है ये नहीं कहीं जाके खो जाते हैं, वैसे मतलब वो मेंटली खो जाता है. और उसके जितने भी एक्शंस होते हैं सेंसलेस होते हैं, यूजलेस होते हैं, एब्सर्ड होते हैं कि उनका कोई मकसद ही नहीं बनता. इस तरह का मतलब एब्सर्ड का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू लोनिस्को. अब है फिलॉसफी ऑफ एब्सर्डिज्म. एब्सर्डिज्म की जो फिलॉसफी वो क्या कहती है? वो कहती है बिलीव्स दैट ह्यूमन लाइफ इज एब्सोल्युटली हैविंग नो मीनिंग. मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये जो एब्सर्डिज्म वाले कहते हैं, थिएटर ऑफ एब्सर्ड वाले कहते हैं कि जो है ह्यूमन की जो लाइफ है, जो एक इंसान है, उसकी ज़िंदगी जो है उसका कोई मतलब ही नहीं होता. हैविंग नो एग्जिस्टेंस, कोई वजूद नहीं होता, नो डायरेक्शन, नो रोड मैप्स और नो पर्पस टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. वो कहते हैं कि इस दुनिया में रहने का, इस तरह ज़िंदगी गुजारने के, इधर सर्वाइव करने का कोई मकसद ही नहीं है, कोई पर्पस ही नहीं है, कुछ नहीं है. दैट्स वाई दे आर कन्फ्यूज, अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन विद देम. इसलिए वो कंफ्यूज होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता उनके साथ क्या हो रहा है. उन्हें किसी चीज़ की समझने का मटेरियल जो है इसमें प्रोवाइड किया जाता है. अब ये पता चलेगा कि क्यों ये कंफ्यूज्ड हैं. कोई भी बिला वजह तो ऐसे नहीं हो सकता ना, कोई भी इतना मायूस नहीं हो सकता कि उसे पता ही ना हो कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है. तो चले आगे चलते हैं, वो बताते हैं आपको. आज जो है ये जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड की बात आती है कि ये जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है ये क्या है. कहते हैं व्हेन वी आर गिविंग सेंस टू सेंसलेस थिंग्स इज व्हाट वी कॉल थिएटर ऑफ एब्सर्ड. कहते हैं जब हम बेतुकी चीज़ों को, मतलब जब हम किसी भी सेंसलेस चीज़ों में सेंस ढूंढने लग जाते हैं ना, तो तब वो जो चीज़ें होती हैं उससे जो है हम कहते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड है. जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, हमें उसकी बिल्कुल समझ नहीं आती स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, तो वो जो है उसमें हमें समझ नहीं आती. पर जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड से लोग होते हैं, वो जो होते हैं वो उसमें हज़ार किस्म के मतलब, मकसद वगैरह ढूंढ लेते हैं. तो ये है थिएटर ऑफ एब्सर्ड. अब जो the theatre of absurd is new form of drama originated from France after the World War II. जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है ये जो है ओरिजिनेट हुआ है फ्रांस से आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू. जैसा कि सबको पता है वर्ल्ड वॉर टू जो है वो 1939 to 1945 के दरमियान चली है. 45 में जो है वो ख़त्म हो गई थी. तो अब इसकी its name was coined by Martin Esslin in his book The Theatre of Absurd published in 1961. इसका जो नाम है वो कॉइन किया है, इसका जो नाम है वो मार्टिन ने दिया अपनी जो उसकी बुक है थिएटर ऑफ एब्सर्ड उसमें, जो कि पब्लिश हुई थी 1961 में. Playwrights of theatre of absurd reveal the condition of human beings' existence in modern society. जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड के प्ले राइट्स होते हैं, मतलब जो उसके उनके राइटर्स होते हैं, वो इस चीज़ को वाज़िया करते हैं, ह्यूमन की हालत को वाज़िया करते हैं, उनके वजूद को वाज़िया करते हैं मॉडर्न सोसाइटी में, कि वो किस तरह मॉडर्न सोसाइटी में सर्वाइव कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं. थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है ये अपनी पीक पे पहुंचा था 1960 to 1970 के दरमियान. उसके बाद है बिकेम पॉपुलर नॉट ओनली इन फ्रांस. जैसे कि बताया कि मार्टिन ने इसकी टर्म को कॉइन किया था 1960 to 1970 में. ये जो है ना, ये जो है थिएटर ऑफ एब्सर्ड ये सिर्फ फ्रांस तक ही महदूद नहीं रह गई, ये बल्कि बहुत सारी दूसरे ममालिक में भी आ गया. जैसे कि ख़ास तौर पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होती हैं ना, उनमें आ गया था उधर. अब ये है इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताती हूँ कि ये क्यों थिएटर ऑफ एब्सर्ड की ज़रूरत पेश आई.
जैसे कि आपको पता है कि जो है वर्ल्ड वॉर 2 हुई, उसमें 75 मिलियन जो पीपल है वो किल कर दिए गए, उन्हें मार दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत को देखना, जो लोगों ने इसमें वर्ल्ड वॉर में सरवाइव कर लिया, उसके बाद उनकी ज़िंदगी, जो मर गए हैं उनसे, जो वर्ल्ड वॉर में जो जंग में मर गए थे, उससे उनसे ज़्यादा बदतर हो गई हुई थी। किस तरह? क्योंकि एक तो ये कि उनके ऊपर वो इतना ज़्यादा उन्होंने ट्रॉमा देखा हुआ था, इतनी ज़्यादा डेथ्स देखी हुई थी, इतना ज़्यादा कह लो ब्लड शेड देखा हुआ था, हॉरर देखा हुआ था वार का। तो वो इस कदर बंदे जो थे वो डर गए थे कि उनका जो मेंटली वो इस कदर डर गए हुए थे कि उनमें वो एक होते ना, वो होता है ना कि बंदा किसी गलत और ठीक चीज़ में जो है फ़र्क बयान कर सके, देख सके कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही। तो वो जो थे ना, वो उन लोगों में ये सारी सेंस ख़त्म हो चुकी हुई थी। वो जो थे सिर्फ एक चलती फिरती लाशों की तरह रह गए हुए थे, जिन्हें कि अपनी ज़िंदगी भाई गुजारनी है तो गुजारनी है, बस ये एक अजाब की तरह उन्हें उनकी ज़िंदगी लगती होती थी। तो उसके बाद जो राइटर्स हैं उन्होंने अपना ये एक कह लो कि अपना ये जेनरा, न्यू जेनरा जो है, इसे इंट्रोड्यूस करवाया वर्ल्ड के साथ, कि ये जनरा जो है ये बेसिकली जो है ये सर्वाइवल्स का है, जो कि वर्ल्ड वार के बाद बच गए थे। उन्होंने जिस तरह के माहौल देखे, जिस तरह के उनके सर्कमस्टांसेस थे, उन्होंने जिस तरह की सिचुएशंस फेस की, ये उसके ऊपर बताया गया है कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है उसके उन लोगों के ऊपर है, उन लोगों की थॉट्स, उन लोगों की फीलिंग्स, उन लोगों की कह लो एग्जिस्टेंस को बताने के लिए तो है कि उस टाइम पे किस तरह लोग जो थे वो रहे, किस तरह उनकी ज़िंदगी बाद में गुजरी, जंग के बाद रह गए थे। इसके बाद हैं आर्टिस्टिक फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स, हम कह लें थिएटर ऑफ एब्सर्ड की। इसमें जो है चार हैं, जो है एंटी करेक्टर, एंटी लैंग्वेज, एंटी ड्रामा और एंटी प्लॉट। सबसे पहले हम एंटी करेक्टर की बात करते हैं। एंटी करेक्टर क्या हुआ? अब हम ट्रेडिशनल ड्रामा की बात करते हैं। ट्रेडिशनल जो ड्रामास होते हैं उसमें करेक्टर किस तरह के होते हैं? उसमें करेक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेक्टर्स होते हैं, उनका एक प्रॉपर नॉलेज दिया होता है कि ये बंदा इधर से बिलोंग करता है, उनकी मतलब उसकी फैमिली का बताया होता है, उसका पर्पस बताया होता है, उसका जैसे कोई भी ड्रामा हो, कोई भी मूवी हो, उसमें उसका पर्पस बताया होता है कि बंदा इस पर्पस से है, उसे ये करना है, उसने प्रॉपर उसके एक्शंस होते हैं, हर चीज़ होती है, उसका करेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर दिखाया होता है। जबकि थिएटर ऑफ एब्सर्ड के जो करेक्टर होते हैं, उनका जो प्रोटैगनिस्ट होता है, उनका जो मेन करेक्टर होते हैं, वो इस तरह के होते हैं कि वो इस कदर कंफ्यूज होते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता कि उनका अगला एक्शन क्या होगा, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। उनका करेक्टर जो है वो बेसिकली वीक होता है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लें, वेटिंग फॉर गॉडोट की एग्जांपल ले ली जाए, जिसमें कि है व्लादिमीर जो होता है और एस्ट्रेजन जो होता है। एस्ट्रेजन जो होता है ना, वो हर बात पे व्लादिमीर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उसका सर्वाइव का आखिरी जो सहारा होता है ना, वो व्लादिमीर होता है। तो ये चीज़ शो करती है मतलब उनके करेक्टर्स को। हालांकि व्लादिमीर और जो एस्ट्रेजन है, ये दोनों मेन करेक्टर हैं उस ड्रामा के, पर वो उनमें भी इस कदर वो कन्फ्यूजन होती है, उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो क्या बात, मतलब उनका क्या एक्शन होगा अगला, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो टोटली कह लो कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड नेचर के होते हैं करेक्टर्स। उसके बाद एंटी लैंग्वेज जैसे ट्रेडिशनल लैंग्वेज होती है, एक प्रॉपर लैंग्वेज होती है। अगर एक बंदा कोई एक क्वेश्चन पूछ रहा होता है, दूसरा उसका प्रॉपर जवाब देता है, जैसे पर जबकि थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो होता है, इसमें एंटी लैंग्वेज इसलिए यूज़ की हुई है क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होती है, उनका पता ही नहीं चलता, वो अपने मुंह में आधी बात बोलते हैं, आधी बोलते ही नहीं, और जो उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब आंसर उसका नहीं देते, वो कुछ और ही बात करी जाते हैं। उनका जो होता है कह लो कि उनकी जो लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल, कुछ बातें तो ऐसी होती हैं समटाइम अपने आप से बात कर रहे होते हैं, जो इवन जो ऑडियंस होती है उन्हें तक को नहीं पता चलता कि वो क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं। और इस तरह का ये एंटी लैंग्वेज। नाउ मूव टूवर्ड्स एंटी ड्रामा। ड्रामा इज ईजी टू अंडरस्टैंड। जो ट्रेडिशनल ड्रामास होते हैं वो बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं, उनका हमें वो इस तरह से उन्होंने बताए होते हैं कि हम बहुत इजीली उन्हें समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज बहुत आसान होती है, उसमें जो टेक्निक्स यूज़ की होती हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी होती हैं। जैसे कि हम, क्योंकि वो इसलिए भी ईजी होती है क्योंकि वो सदियों से चलती आ रही है। जैसे शेक्सपियर हो गया, बर्नार्ड शॉ हो गया, ये जो होते हैं, इनके जो ड्रामास थे वो थे ट्रेडिशनल ड्रामा। थिएटर ऑफ एब्सर्ड के राइटर्स की बात की जाए, जैसे कि सैमुअल बेकेट हो गया, हॉलैंड पिंटर हो गया, एल्बी हो गया, इनके जो ड्रामास होते हैं ये
ट्रेडिशनल ड्रामा से बिल्कुल हट के होते हैं। इनकी जो लैंग्वेज होती है वो टफ होती है, स्कैटर्ड होती है, दूसरों को आसानी से समझ भी नहीं आने वाली होती है। इसलिए एक जो बेसिक डिफरेंस आ जाता है ना ट्रेडिशनल ड्रामा में और ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड के ड्रामास में, ये हम मतलब एक वाज़ा तौर पे इनके अंदर एक फ़र्क नज़र आता है। एक वाज़ा तौर पे फ़र्क नज़र आता है ट्रेडिशनल ड्रामा और एंटी ड्रामा में। ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल चेंज नहीं होते एक दूसरे से, पर काफ़ी हद तक उनमें चेंजिंग्स होती हैं। अब एंटी प्लॉट की बात की जाए, प्लॉट क्या होता है? प्लॉट बेसिकली होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो कि किसी भी ड्रामा में हो रही हो। ट्रेडिशनल ड्रामा की बात की जाए, उसमें जैसे सबसे पहले एक स्टार्टिंग होती है, फिर होता है क्लाइमैक्स होता है, फिर एंडिंग होती है। पर जबकि जो एंटी प्लॉट है इसमें, थिएटर ऑफ एब्सर्ड में, इसमें कोई भी चीज़ जो होती है वो सीक्वेंस से नहीं होती, वो बिल्कुल स्कैटर्ड होती है और उनका कोई भी प्रॉपर नहीं होता, वे नहीं होता, उनका कोई भी प्रॉपर पैटर्न नहीं होता। ये फ्रैक्चर्ड किस्म का प्लॉटिंग हुई होती है। कोई भी जैसे अगर देखें, जैसे वेटिंग फॉर गॉडोट की एग्जांपल ली जाए, उसमें एक दिन होता है कि जो ट्री होता है ना पीछे, वो बिल्कुल खाली हुआ होता है, उसकी शाखें बिल्कुल खाली होती हैं। पर जबकि अगले दिन वो जब दोबारा उसी जगह पे आते हैं तो वो बिल्कुल ज़्यादा उसके ऊपर बिल्कुल वो पत्ते बने आगे होते हैं, वो ट्री बिल्कुल एक प्रॉपर हेल्दी ट्री की तरह नज़र आ रहा होता है। तो इसमें यही है कि उसमें कोई टाइम का सीक्वेंस नहीं होता, उसमें कोई प्लॉट्स क्या कह लो, कोई इवेंट्स का सीक्वेंस नहीं होता, कोई भी किसी तरह भी कुछ भी आ जाता है। तो ये होते हैं, ये हैं इसके 4 फीचर्स। इसके बाद थीम्स की बात की जाए, सबसे पहले है द क्राइसिस एंड क्रुएल्टी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये जो है थिएटर ऑफ एब्सर्ड के थीम्स हैं, जैसे द क्राइसिस एंड क्रुएल्टी ऑफ ह्यूमन बींग। इसमें इस तरह की बात की जाती है कि जैसे कि आपको पता है 1950s में जो है ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पे ये हो गया था कि जो मॉडर्निज्म स्टार्ट हो गया था दुनिया, मतलब ये जो हो गया कंट्रीज, खासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज, इसमें जो है डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होने लग गई, इंडस्ट्रीज जो हैं वो स्टार्ट कर दी गई, और ये जो बहुत ज़्यादा न्यू टेक्निक्स जो हैं, टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, और बहुत ज़्यादा जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हें लेके आ गया। तो इससे ये हुआ कि जो नॉर्मल लाइफ थी इंसान की वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई। अब जो एक इंसान है जो बिल्कुल नॉर्मल बंदा, मिडिल क्लास, लोअर क्लास से बिलोंग करता है, वो किस तरह इतनी ज़्यादा कह लो मॉडर्निज्म है उसे किस तरह अचानक से अडॉप्ट कर सकता था। उससे फिर ये होता था कि जो इंसान बेचारा उन्हें नहीं था अडॉप्ट कर सकता, जो उनके साथ नहीं चल सकता था, जो तो फिर वो जो मॉडर्न वर्ल्ड था ना वो इस इंसान को पीछे छोड़ के चला जाता था। उसकी वो उसे एक मतलब कह लो कि एनिमल की तरह उसे समझा जाता था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी होती, उसे बिल्कुल उसे छोड़ दिया जाता था उसके हाल पे। तो इस तरह के जो हैं थीम्स इसमें थिएटर ऑफ एब्सर्ड में यूज़ किए गए हैं, जैसे कि मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, मीनिंगलेसनेस ऑफ एग्जिस्टेंस, कि इंसान की एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। क्योंकि जैसे आपको पहले बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के हालात हैं, सारे लोग जो थे मेंटली कंफ्यूज हो गए हुए थे, तो इसलिए उन्हें सप्रेस हो गए हुए थे वो जो थे इतने ज़्यादा ब्लड शेड हॉरर वगैरह देख के, तो इसलिए उन्हें उनकी ज़िंदगी का मकसद ही नहीं था पता चलता। जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला थीम है वो है आइसोलेशन अमंग पीपल। लोग जो थे हज़ारों में भी होते थे पर फिर भी अपने आप को अकेला फील करते थे। क्यों? क्योंकि वो मेंटली जो थे वो मेंटली बहुत ज़्यादा अकेले थे, वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, वो मेंटली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे, इसलिए वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करते थे। फिर है द डिससिमिलिएशन ऑफ द सोसाइटी। डिससिमिलिएशन मीन्स इसको इस सेंस में यूज़ किया जाता है जैसे अगर पहले देखा जाए वर्ल्ड वॉर से पहले देखा जाए तो अगर कभी कोई कत्ल हो जाता था ना तो इंसानों को मतलब बहुत ज़्यादा उससे खौफ आता था, उससे कोई चोरी हो जाने, कहीं किसी को मारना, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो थी ना इंसानों को अजीब लगती होती थी, क्योंकि ये सब था ही नहीं, ये कोई सीन ही नहीं था होता। पहले बहुत ज़्यादा लोग सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे होते थे, पर जब से वॉर वगैरह स्टार्ट हो गई है उसके बाद अगर किसी का कत्ल भी हो जाए, लोगों के सामने कोई मर भी जाए ना, तो लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं था पड़ता, क्योंकि उनके लिए वो सारी जो चीज़ें थी ना वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। क्योंकि वो वो हर टाइम देखते ही ये सब कुछ हो, उन्होंने देखा यही है इतना वॉर में कि उन्हें ये सारी चीज़ें नॉर्मल लगने लग पड़ती थी। तो इसलिए इस तरह के बहुत ज़्यादा थीम्स जो हैं वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड में यूज़ किए गए हैं। इसी के साथ मैं लेक्चर ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।